हाय स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज हमने पढ़ना है ग्रेन्युलोपोएसिस। ये टॉपिक जो है वो एमएलटी वाले पढ़ चुके हैं, जबकि एनेस्थीसिया वालों का फ़र्स्ट टाइम है पढ़ने के लिए, क्योंकि उनकी क्लासेस लेट शुरू हो गई थी। तो ग्रेन्युलोपोएसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्रेन्युलोसाइड जो होते हैं वो बोन मैरो में उनकी प्रोडक्शन होती है। तो ऐसे प्रोसेस को ग्रेन्युलोपोएसिस कहते हैं। WBC फॉर्मेशन विद इन द बोन मैरो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ल्यूकोपोएसिस। फिर ल्यूकोपोएसिस में लेम्फोपोएसिस भी आता है, लेम्फोसाइट सेल की प्रोडक्शन, और ग्रेन्युलोपोएसिस भी आता है जिसमें कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट जो सेल होता है, जो ब्लास्ट होता है, वो क्या करते हैं? अपनी लिनेजेस की प्रोडक्शन करता है। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं ग्रेन्युलोपोएसिस। अगर आप WBC को देखें तो WBC जो है उसके दो टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स के। एक ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं और एक ग्रेन्युलोसाइट होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट में पहले बता चुका हूँ कि इसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इजिनोफिल आता है, बिकॉज इनके साइटोप्लाज्म में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। जबकि मोनोसाइट और लेम्फोसाइट जो होते हैं इनके साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर होते हैं, नो ग्रेन्यूल्स, इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। तो इसकी वजह से इनको नॉन ग्रेन्युलोसाइट या ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। ये बात याद रखें कि जितनी भी हेमाटोलॉजिकल सेल्स हैं इनकी प्रोडक्शन बोन मैरो में ही होगी। फिर बोन मैरो से ये लोग क्या करते हैं? ब्लड में आते हैं थ्रू वेसल्स जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। इनके एंडोथेलियल पोर्स होते हैं, इनकी थ्रू एक प्रोसेस है, इनको कहते हैं डायपिडेसिस, स्क्वीजिंग ऑफ सेल्स थ्रू द पोर्स ऑफ एंडोथेलियल लेयर ऑफ वेसल्स। उसके थ्रू क्या हो जाते हैं? ये ब्लड में आ जाते हैं। लेम्फोसाइट ऐसे WBCs है कि इनकी प्रोडक्शन तो होती बोन मैरो में है, लेकिन एजुकेशन के लिए, मैच्योरेशन के लिए इन लोगों ने लेम्फॉइड ऑर्गन्स में आना होता है। T सेल जो होते हैं वो थाइमस में आता है, जबकि B सेल होता है वो लेम्फॉइड ऑर्गन्स में भी आ सकता है, और बोन मैरो में भी वो अपनी ट्रेनिंग जो है, वो अपनी एजुकेशन जो है, मैच्योरेशन हासिल कर सकता है। ग्रेन्युलोपोएसिस में अगर आप देखें तो तीन चीज़ें होंगी, तीन इवेंट्स होंगी। एक बात यह है कि मैच्योरेशन ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? मैच्योर होगा। दूसरी बात यह है कि डिक्रीज इन द सेल साइज। अगर आप देखें ब्लास्ट को, तो ब्लास्ट क्या होगा कि ब्लास्ट का साइज जो है वो ज़्यादा होगा, जबकि मैच्योर न्यूट्रोफिल या जीनोफिल, बेसोफिल या मोनोसाइट बनेंगे, उनका साइज ब्लास्ट के रिलेटिव बहुत कम होगा। इसके अलावा स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स या उनके अपीयरेंस होगी। हम पहले पढ़ चुके थे टॉपिक था स्टेम सेल्स में कि हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उसका जो एंशिएंट सेल होता है, जो फर्स्ट सेल होता है, उसको बोलते हैं प्लोरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल, जो कि एक टूटीपोटेंट स्टेम सेल से अराइज हुआ होता है, उसकी ओरिजिन हुई होती है। और ये मज़ीद फिर मल्टीपोटेंट और साथ में यूनिपोटेंट सेल को क्या करते हैं? ओरिजिन देते हैं, उसको राइज करते हैं। तो ये दो किस्म के हैं, एक कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर और एक है कॉमन लेम्फॉइड प्रोजेनेटर। लेम्फॉइड के साथ हमारा अभी कोई ताल्लुक नहीं, हमने माइलॉइड प्रोजेनेटर ही पढ़ना है। फिर माइलॉइड प्रोजेनेटर के बाद कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर के फिर दो लिनिएजेस निकल आते हैं। एक को बोलते हैं माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट, जबकि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकार्योब्लास्ट एंड एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, एरिथ्रोपोएसिस और मेगाकार्योपोएसिस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स हैं, तो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल, इससे फिर चार किस्म के सेल बनेंगे, 3 ग्रेन्युलोसाइट और एक मोनोसाइट। आप इनकी ये जो है इनका पैटर्न है कि कैसे एक इमेच्योर सेल जो है वो एक मैच्योर सेल में कन्वर्ट होता है। तो ग्रेन्युलोसाइट में माइलोब्लास्ट होता है, फिर प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड सेल्स और फिर मैच्योर सेल। मोनोब्लास्ट की सीक्वेंस कैसे होती है कि मोनोब्लास्ट होता है, फिर प्रोमोनोसाइट, मोनोसाइट और फिर मैक्रोफेजेस। ये यहाँ पर मिस्टेक हुए, मोनोब्लास्ट नहीं है, ये मैक्रोफेज है। क्लियर? तो अभी आइए हम पढ़ते हैं PPT को कि ग्रेन्युलोपोएसिस का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोसाइट विद इन द बोन मैरो इज कॉल्ड ग्रेन्युलोपोएसिस। ये आप इसके स्टेजेस देखें, हीमोसाइटोब्लास्ट है। हीमोसाइटोब्लास्ट मीन कि ये वही प्लोरीपोटेंट हेमोपोएटिक सेल है जिससे एक मल्टीपोटेंट माइलॉइड स्टेम सेल बनता है, और फिर इससे मज़ीद क्या होता है? यूनिपोटेंट सेल जो होते हैं वो बन जाते हैं, जैसे माइलोब्लास्ट,
फिर ये डिफ्रेंशिएट तो नहीं, डिफ्रेंशिएशन तो इसकी नहीं होती, मज़ीद मैच्योरेशन होती है। प्रोमायलोसाइट, मायलोसाइट, मेटामायलोसाइट, बैंड फॉर्म और ग्रेन्युलोसाइट। ये वो स्टेप्स है जिसमें एक ब्लास्ट सेल जो होता है वो एक मैच्योर साइट में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्टेजेस है इसके। The first identifiable cell of myeloid series in the bone marrow is myeloblast. MCQs related ये बड़ा अहम है कि वो पहला कौन सा सेल है ग्रेन्युलोपोएसिस में जो कि आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये WBC स्पेसिफिक है। जैसे कि हमने प्रो नॉर्मोब्लास्ट या प्रो एरिथ्रोब्लास्ट हमने पढ़ा था, RBC के लिए वो स्पेसिफिक था, फर्स्ट सेल था रिकॉग्नाइजेबल, तो यहाँ पर मायलोब्लास्ट है। It divides and mature into granulocyte through various stages in about 4 days. The process is characterized by वही change in the cell size, maturation of nucleus, production of specific granules. तो इसमें 4 दिन लगते हैं, जबकि एरिथ्रोपोएसिस जो था वो 7 डेज में होता था। अब इसमें आप 2 प्रॉपर्टी याद रखें कि इसने डिवाइड भी होना है, मतलब कि प्रोलिफरेट भी कराना है, अपनी नंबर जो है वो भी इंक्रीज़ करना है जिसको माइटोसिस बोलते हैं, और साथ में इसने मैच्योरेशन भी करनी है। अब ये बात याद रखें कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। डिफ्रेंशिएशन कैसे नहीं होगा कि एक लीनिएज है WBC और वो आ रहा है बस, अब इसने मज़ीद डिफ्रेंशिएट नहीं होना। मोनोसाइट का लीनिएज आ रहा है और साथ में ग्रेन्युलोसाइट का वो आ रहा है लीनिएज। अब ऐसे तो नहीं है कि ये लीनिएज जाके RBC को बनाए, मायलोब्लास्ट जाके प्लेटलेट्स को बनाए, ख़ुद को तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, बस सिर्फ अपनी सेल को मैच्योर कर रहा है एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। तो इस कंडीशन अभी यहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रही। अगर हो रही है तो सिर्फ प्रोलिफरेशन हो रही है, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, अपने नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज़ करना, या हम डिवीज़न भी कह सकते हैं, लेकिन साथ में मैच्योरेशन ज़रूर होती है और 4 डेज इसमें लगते हैं। सबसे पहले जो सेल होता है वो मायलोब्लास्ट है। राउंड टू ओवल न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, 2 to 4 न्यूक्लियोलाई होता है, डीप ब्लू साइटोप्लाज्म। अब ये बात याद रखें कि आपसे पूछ सकते हैं MCQs में कि वो कौन सा स्टेज है ग्रेन्युलोपोएसिस का जिसमें आपके पास ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, तो वो मायलोब्लास्ट है। वो कौन सा है? मायलोब्लास्ट। अगर आप देखें तो मायलोब्लास्ट जो है वो अर्लीस्ट रिकॉग्नाइजेबल सेल है, अर्लीस्ट रिकॉग्नाइजेबल सेल है ग्रेन्युलोपोएसिस में, स्टेज ऑफ न्यूट्रोफिल में। और ये क्या होता है, इसमें कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता, सिर्फ न्यूक्लियस होता है, साथ में एक साफ साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलाई इसमें प्रेजेंट होते हैं, आप देख सकते हैं इसका। और इनका NC रेशो जो होता है, क्योंकि न्यूक्लियस बड़ा है और साइटोप्लाज्म क्या है, छोटा है, तो NC रेशो इनका क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। NC रेशो इनका क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो बड़ा आ रहा है, साइटोप्लाज्म छोटा आ रहा है, डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, लेसर हो रहा है, तो इसकी वजह से NC रेशो इनकी इंक्रीज़ होंगी। अगर आप देख सकते हैं तो एक रिम शेप्ड साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट है, स्केंटी साइटोप्लाज्म भी आप बोल सकते हैं इसको। सेकेंड स्टेप जो है वो क्या है हमारे पास इसमें, वो है प्रोमायलोसाइट। अब प्रोमायलोसाइट, अब देखिए न्यूक्लियस स्मॉलर देन मायलोब्लास्ट, अब देखिए NC रेशो नॉर्मल पर आ रही है, न्यूक्लियस इसका कम हो रहा है, छोटा हो रहा है, कंटेंट न्यूक्लियोलाई अब भी होते हैं इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस में ये आपको न्यूक्लियोलाई नज़र आ रहे हैं। साइटोप्लाज्म कंटेंट पर्पलिश ग्रेन्यूल। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेज पर ग्रेन्युलोपोएसिस के कौन से स्टेज पर प्राइमरी ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो अपीयर्स होते हैं। तो प्राइमरी ग्रेन्यूल्स जिसको एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, और इनका काम क्या होता है, इनका काम है किलिंग ऑफ एंटीजेंस या किलिंग ऑफ बैक्टीरिया या किलिंग ऑफ पैथोजेंस, माइक्रोब्स, उनको ख़त्म करना प्राइमरी ग्रेन्यूल्स का क्या काम होता है। प्राइमरी ग्रेन्यूल्स का काम क्या है कि किलिंग पर्पज़ है इनका, माइक्रोबिसाइडल एक्शन है इनका, एंटी माइक्रोबियल एक्शन है इनका। और ये कौन से स्टेज पर आएंगे हमारे पास, ये प्रोमायलोसाइट स्टेज पर आएंगे। फिर मायलोसाइट की स्टेज आप देखिए, मायलोसाइट डिफर होता है प्रोमायलोसाइट से 2 एस्पेक्ट पर। वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं, इनको सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स नो न्यूक्लियोलाई। अगर आप इसके न्यूक्लियस को देखें तो यहाँ पर आपको कोई न्यूक्लियोलाई नज़र नहीं आ रहा। अगर आप इनकी न्यूक्लियस को देखें तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियोलाई नज़र आ रहे हैं, और इसमें स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स नहीं होते, सिर्फ प्राइमरी ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो न्यूक्लियस में आपको न्यूक्लियोलाई तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन क्या होगा,
कि आपको साइटोप्लाज्म में दो तरह के ग्रेन्यूल्स नज़र आएंगे। एक प्राइमरी ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, एजीरोफिलिक ग्रेन्यूल्स भी जिसको बोलते हैं, और एक सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स बोलेंगे उसको। क्लियर? जिसको स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स या सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। प्राइमरी ग्रेन्यूल्स को एजीरोफिलिक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स को स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। और सेकेंड ग्रेन्यूल्स का काम क्या है कि इनका काम रेगुलेटरी इन नेचर है, ये सेल को रेगुलेट करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर जो कम्युनिकेशन है इनको मेंटेन रखते हैं। जबकि प्राइमरी ग्रेन्यूल्स का काम क्या है कि वो किलिंग पर्पस के लिए होते हैं। साइटोप्लाज्म पेल पिंक, size of the cell 12 to 15 micrometer, last stage of capable of mitotic division। अब यहाँ पर आप लोग याद रखें कि इस स्टेज पर प्रोमाइलोसाइट के स्टेज पर प्रोलिफरेशन भी हो रही है, मैच्योरेशन भी हो रही है। माइलोसाइट के स्टेज पर प्रोलिफरेशन भी हो रही है और मैच्योरेशन भी हो रही है। लेकिन इसके बाद जो स्टेजेस आएंगे, जिसमें 3 स्टेजेस आती है, मेटामाइलोसाइट, बैन स्टेज और मैच्योर सेल, उनमें सिर्फ मैच्योरेशन होगी। इन दो में फिर सिर्फ मैच्योरेशन होगी, इनमें प्रोलिफरेशन नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ द लास्ट स्टेज कैपेबल ऑफ माइटोटिक डिवीजन। तो एमसीक्यूज में ये पूछ सकते हैं आपसे कि वो कौन सा स्टेज है लास्ट स्टेज जिसमें माइटोटिक डिवीजन होती है, तो वो माइलोसाइट है। अगर आपसे ये पूछे कि वो कौन सा स्टेज है जिसमें माइटोटिक डिवीजन नहीं होती, तो वो मेटामाइलोसाइट स्टेज है। वो कौन सा स्टेज है जिसमें माइटोटिक डिवीजन कैपेबल है लेकिन लास्ट स्टेज है, उसके बाद फिर नहीं होगा, तो वो माइलोसाइट है। और जिसमें कैपेबल ही नहीं है, उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा ही नहीं, तो वो मेटामाइलोसाइट आएगा। क्लियर? एक एमसीक्यूज प्राइमरी ग्रेन्यूल्स का आ गया, दूसरा जो है वो सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स का आ गया, तीसरी जो है वो नॉर्मली मतलब लास्ट स्टेज कौन सा है जिसमें माइटोटिक डिवीजन होती है, और चौथा एमसीक्यूज क्या है कि कौन से स्टेज पर सिर्फ मैच्योरेशन होगी, प्रोलिफरेशन नहीं होगी, तो वो मेटामाइलोसाइट के स्टेज पर। ये माइलोसाइट का मेटामाइलोसाइट स्मॉलर देन माइलोसाइट है, माइलोसाइट से स्मॉल होता है, न्यूक्लियस स्मॉल एंड बिकम किडनी शेप्ड। अगर आप इसके न्यूक्लियस को देखें तो पहले क्या आ रहा था, एक सर्कुलर होता था या ओवल शेप्ड, लेकिन यहाँ पर अब देखो किडनी शेप बन गया और इसेंट्रिक हो गया। इसेंट्रिक मीन कि एक साइड पर चला जाता है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म कंटेन पर्पलिश ग्रेन्यूल्स ड्यू टू विच इट इज पिंकिश इन कलर। साइटोप्लाज्म जो होते हैं उसमें पर्पल ग्रेन्यूल्स आना शुरू हो जाते हैं। न्यूट्रोफिल बैंड फॉर्म, इसको इमेच्योर न्यूट्रोफिल भी बोलते हैं, सी शेप्ड न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल भी बोलते हैं, बैंड फॉर्म न्यूट्रोफिल भी बोलते हैं। मैच्योर मेटामाइलोसाइट होते हैं असल में ये, और इनका न्यूक्लियस जो होते हैं वो सी शेप होते हैं। साइटोप्लाज्म पिंक होते हैं ड्यू टू पर्पलिश ग्रेन्यूल्स 10 to 12 माइक्रोमीटर। इसकी बात मैं आपको लेफ्ट शिफ्ट में बताऊंगा, लेकिन ये भी एक स्टेज है न्यूट्रोफिल का। ये मैच्योर न्यूट्रोफिल आप देखें, न्यूट्रोफिल जो है इसके न्यूक्लियस के लोब्स होते हैं, मल्टी लोब्यूलेटेड न्यूक्लियस होता है उसका, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब। नॉर्मली जो लोब्स प्रेजेंट होते हैं वो 3 to 5 होता है। अगर लोब्स इससे ज़्यादा आते हैं तो फिर ये डिफेक्ट्स में आता है, अगर इससे कम भी है तो वो भी डिफेक्ट्स में ही आता है। लेकिन नॉर्मली न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो 3 to 5 लोब्स की ही पाए जाते हैं। इसको मल्टी लोब्यूलेटेड सेल्स भी कहते हैं। तीनों सेल आप देखें तो इनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, तो इसकी वजह से इनको ग्रेन्यूलोसाइट बोलते हैं। बेजोफिल में जो है वो कौन सा ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, पर्पल ग्रेन्यूल पाया जाता है। और इजीनोफिल को अगर आप देखें तो इसमें रेड ऑरेंज या ऑरेंज रेड या पिंक ऑरेंज या पिंक रेड ग्रेन्यूल जो होते हैं वो पाए जाते हैं। जबकि बेजोफिल सेल जो है ये एक डर्टी सेल होता है, ये ऐसे दिखाई तो नहीं देता, ये तो एनिमेशन के लिए बनाया गया है, लेकिन असल में ये न्यूक्लियस इसका ऐसे होता है, डिफ्यूज न्यूक्लियस होता है इसका, और उसने ये सारे साइटोप्लाज्म को घेरा हुआ होता है। स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स भी इसकी नज़र नहीं आते और इसकी वजह से इसको बोलते हैं डर्टी सेल। बेजोफिल जो है ये डर्टी सेल भी इसको कहते हैं। न्यूट्रोफिल देखिए राउंड इन शेप 10 to 12 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। साइटोप्लाज्म कंटेन 5 पर्पलिश ग्रेन्यूल्स, न्यूक्लियस में 2 to 5 लोब्स होते हैं, 10 to 12 डेज इनका लाइफ स्पेन होता है। बाकी मॉर्फोलॉजी के लिए आप WBC मॉर्फोलॉजी के वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपकी मॉर्फोलॉजी डिटेल सी दी हुई होगी। एजीनोफिल देखें, वही बातें हैं कि 2 लोब्स हैं और एक थिन क्रोमेटिन जो होते हैं उसके थ्रू इन लोगों को थिन थ्रेड होते हैं, उसके थ्रू 2 लोब्स को आपस में कनेक्ट किए हुआ होते हैं। और ये आप इसके ग्रेन्यूल्स देख सकते हैं, ऑरेंज रेड या पिंक रेड। बेजोफिल देखें, अब ये सेल आप देखें, इसको डर्टी सेल इसी वजह से बोलते हैं।
आप देखें कि न्यूक्लियस डिफ्यूज़ हुआ होता है और नीचे जो स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स है या प्राइमरी ग्रेन्यूल्स को उसको भी इसने कवर मास्क किया हुआ होता है। ग्रेन्युलोपोएसिस, ग्रेन्युलोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इजिनोफिल। ओनली मेच्योर सेल जो होते हैं वो फेरेफेरल ब्लड में आते हैं, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि मेच्योर सेल के अलावा इमेच्योर भी आ जाते हैं, जैसे कि ल्यूकेमिक कंडीशन है जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, और अगर कोई ल्यूकोमाइड रिएक्शन है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो उसमें भी आता है इमेच्योर सेल, उसको लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं, वो भी बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक बात नोट करें, ये जो है स्टेजेस है मेच्योरेशन एक सेल की मेच्योर होने की। अब नॉर्मली जो प्रेजेंट होते हैं ब्लड में ये सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होते हैं, मीन मेच्योर न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होते हैं। जब कोई इन्फेक्शन होता है, कोई फॉरेन बॉडी आ जाता है, एंटीजन आ जाती है बॉडी में, तो उसके ख़िलाफ़ जो फर्स्ट लाइन है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, कुछ एंजाइम, उनसे जब वो क्रॉस कर देती है ब्लड में आ जाते हैं, तो ब्लड में इसके ख़िलाफ़ अगर प्रेजेंट है एक्यूट रिस्पॉन्स के लिए, तो वो न्यूट्रोफिल है। और इनकी खासियत क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग फेगोसाइटोटिक सेल्स है, कि ये फेगोसाइटोसिस कराते हैं, एंटीजन को इनगल्फमेंट करके किल करते हैं। तो अगर आप देखिए तो नॉर्मल ये प्रेजेंट होता है, लेकिन इन्फेक्शन जब होता है तो इन्फेक्शन के वक्त क्या होता है कि ज़्यादा सेल चाहिए हुए होते हैं। जब ज़्यादा सेल चाहिए होते हैं तो ये तो नॉर्मली प्रेजेंट है, लेकिन कंपनसेटरी मैकेनिज़्म के थ्रू क्या होता है कि बैंड सेल और मेटामाइलोसाइट बहुत कम, ये भी आना शुरू हो जाता है। बैंड सेल और मेटामाइलोसाइट आना भी शुरू हो जाते हैं, वो इसलिए कि क्वांटिटी को पूरा करने के लिए, कि क्वांटिटी क्या हो जाए, पूरा हो जाए। क्वांटिटी पूरी हो, सेल ने क्या करना है, एंटीजन को ख़त्म करना है, तो क्वांटिटी को पूरी करने के लिए ये सेल भी आ जाते हैं। तो जब नॉर्मली सेल में ये, नॉर्मली ब्लड में ये सेल प्रेजेंट होते हैं, मेच्योर सेल, जिसको न्यूट्रोफिल बोलते हैं। लेकिन इन्फेक्शन में क्या होता है कि इन्फेक्शन में ये सेल्स भी आ जाते हैं। जब आपके ब्लड फिल्म है, जिसको फेरेफेरल ब्लड स्मेयर बोलते हैं, अगर उनमें ये वाले सेल प्रेजेंट आ रहे हैं, ये इमेच्योर सेल, तो ऐसी कंडीशन की, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट का क्या मतलब कि ऐसी कंडीशन जिसमें WBC की ज़रूरत हो और क्वांटिटी को पूरा करने के लिए इमेच्योर सेल जो है वो भी ब्लड में आ जाए, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। क्लियर? तो ये है आपका ग्रेन्युलोपोएसिस कि कैसे बनते हैं WBCs बोन मैरो में, और डायपिडेसिस के थ्रू वो न्यूक्लियस में ब्लड में आ जाते हैं। ये बैंड स्टेज न्यूट्रोफिल सी शेप न्यूक्लियस इसको बोलते हैं। इसके न्यूक्लियस ऐसे होते हैं, इनमें दोनों तरह के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। फिर उसके बाद मैच्योर न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल कब इंक्रीज होते हैं? इंक्रीज इन एक्यूट एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नॉर्मल रेंज इनकी 45% to 75% ऑफ टोटल WBCs है। एब्सोल्यूट काउंट जो है वो 1800 से लेकर 7200 तक या 7000 तक होता है। प्राइमरी ग्रेन्यूल्स का काम क्या है? प्राइमरी ग्रेन्यूल्स का फंक्शन है किलिंग पर्पसेस, और सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स का फंक्शन है सेल रेगुलेशन फंक्शन। तो इसमें अगर आप इंपॉर्टेंट आप देखना चाहें तो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स का, और नॉर्मल रेंज कितनी होती है न्यूट्रोफिल की, मैं बाकी वीडियो में इनकी फंक्शन वीडियो बनाऊंगा, तो इसमें आपको सारा डिटेल दिया होगा। लेकिन अगर आप इससे भी याद करना चाहें तो इसमें ये नॉर्मल रेंज, न्यूट्रोफिल कब इंक्रीज़ होते हैं, इनके एब्सोल्यूट काउंट, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स का फंक्शन, और मैच्योरेशन कहाँ कहाँ पर होती है, और मैच्योरेशन के साथ प्रोलिफरेशन कौन कौन से स्टेजेस पर होती है, लास्ट कौन सा स्टेज है जिसमें माइटोटिक डिवीजन होती है, वो कौन सा स्टेज है जहाँ पर प्राइमरी ग्रेन्यूल्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, वो कौन सा स्टेज है जिस पर सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, वो कौन सा स्टेज है जो कि माइटोटिक डिवीजन नहीं कर सकता, और इनकी प्रोडक्शन कहाँ पर होती है। बोन मैरो से जब ये ब्लड में आते हैं तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू आते हैं, और कौन सी स्टेम सेल्स है जिससे ग्रेन्युलोसाइट बनेंगे, एरिथ्रोब्लास्ट है या मेगाकार्योब्लास्ट है या फिर लेम्फोब्लास्ट है, कॉमन लेम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल है, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, या आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन से सेल वो ग्रेन्युलोसाइट है और कौन से ग्रेन्युलोसाइट नहीं है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि पहला कौन सा सेल है जो कि ग्रेन्युलोपोएसिस में लिनिएज में पहली दफ़ा बोन मैरो में रिकॉग्नाइज हो सकता हो कि ये WBC की फॉर्मेशन कराएंगे। तो ये है आप लोगों का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जब शुरू होगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।